हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में आप लोग के लिए पब्लिक फाइनेंस के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस पर वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिजनेस कम्युनिकेशन है, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और भी सब्जेक्ट की एमसीक्यूज वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। किसी सब्जेक्ट की एमसीक्यूज वीडियो अगर आप चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 30 तक क्वेश्चन हो गए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो अब 31 क्वेश्चन लेते हैं। अनुत्पादक कार्यों पर व्यय किया गया सार्वजनिक ऋण प्रभावित करता है। पब्लिक डेब्ट स्पेंट ऑन अनप्रोडक्टिव वर्क्स इफेक्ट्स डैश प्रेजेंट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अगर अनुत्पादक कार्यों के लिए सार्वजनिक ऋण लिया जा रहा है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा। तो उसका प्रभाव पड़ता है भावी पीढ़ी पर, फ्यूचर जनरेशन पर, क्योंकि जो भी ऋण हमने आज लिया उसका जो हम चुकाएंगे, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जो ऋण लेती है ज़्यादातर आपके क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, तो उनको चुकाने के लिए क्या होगा, जो भविष्य की पीढ़ी होगी उस पर उसका भार पड़ेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सामाजिक वस्तु के संबंध में विच प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन रिलेशन टू सोशल गुड्स। प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन अप्लाइज, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन डज नॉट अप्लाई, टू ए सर्टेन एक्सटेंट द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इज एप्लीकेबल, ऑल द अबव थ्री स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो सामाजिक वस्तुएं होती हैं, जैसे कि सार्वजनिक वस्तु भी बोलते हैं, तो उनके संबंध में जो कुछ आपके नीचे कथन दे रखे हैं उसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है, अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता, एक सीमा तक अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है, उपयुक्त तीनों कथन असत्य हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो वस्तुएं होती हैं, गुड्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक आपका निजी हो जाएगा प्राइवेट गुड्स, दूसरे हो जाते हैं सार्वजनिक या सामाजिक गुड्स, जिससे कि पब्लिक गुड्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे जो पूछ रहा है सामाजिक वस्तु के संबंध में, तो जो सामाजिक वस्तुएं होती हैं उन पर अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता। अच्छा, अब अपवर्जन का सिद्धांत है क्या। तो अपवर्जन का सिद्धांत जो होता है उसमें जो व्यक्ति भी वस्तु की बाजार कीमत का भुगतान नहीं कर पाते हैं उन्हें उस वस्तु के उपयोग से वंचित रखा जाता है। यानी कि बाजार में जो भी वस्तु जिस मूल्य पर है हमें उसी मूल्य पर उस वस्तु को खरीदना है। अगर हम उसका मूल्य नहीं दे पा रहे हैं तो वो वस्तु हमें नहीं मिल पाएगी। यही है आपका अपवर्जन का सिद्धांत। तो ये हम किस चीज़ के लिए हो जाता है, जो निजी वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं को जो हम खरीदने जा रहे हैं तो उस पर लागू होता है। लेकिन जो सामाजिक वस्तुएं होती हैं वो सबके उपयोग के लिए उपलब्ध होती हैं, तो वहाँ पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन अप्लाइज टू ऑन प्राइवेट गुड्स, ऑन पब्लिक गुड्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इससे पहले के क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया था कि जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं, सामाजिक वस्तुएं होती हैं, वहाँ पर अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो किस पर लागू होगा, जो निजी वस्तुएं होती हैं उन पर अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। जो निजी वस्तुएं होती हैं, जो उनकी कीमत निर्धारित होती है वो बाजार में प्रतियोगिता के द्वारा होती है, और इसके साथ ही उन वस्तुओं में ये रहता है कि एक व्यक्ति अगर उनका भुगतान कर रहा है तो वो वस्तुएं उनको उपलब्ध होती हैं, दूसरा व्यक्ति उनकी मूल्य भुगतान नहीं कर पा रहा है तो उनको उपलब्ध नहीं होंगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा जो निजी वस्तुएं होती हैं उनकी विशेषताएं क्या हो जाएंगी, आपका विभाज्यता होती है, डिवाइजेबल होती हैं कि उनको बाजार में मूल्य पर खरीदा और बेचा जा सकता है। अपवर्जन सिद्धांत लागू हो गए की विशेषता हो गई, और साथ में उसमें कम्पिटिटिव होती है, यानी कि प्रतिस्पर्धा होती है उनमें आपस में। तो ये हो जाती हैं निजी वस्तुओं की कुछ विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के लिए ए तथा बी समान कीमत अदा करते हैं तो वह वस्तु होती है। When A and B pay the same price for an article, then the commodity is private goods, public goods, private and public goods, none of the above। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ए और बी दो व्यक्ति हैं, किसी भी वस्तु को लेने के लिए वो समान कीमत को अदा कर रहे हैं, सेम उनकी प्राइस है, तो वो किस तरह की वस्तु हो जाएगी, निजी वस्तु, सार्वजनिक वस्तु, निजी और सार्वजनिक वस्तु दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो हो जाएगी आपकी निजी वस्तु, यानी कि प्राइवेट गुड्स। तो प्राइवेट गुड्स जो होता है उसकी जो कीमत होगी बाजार में समान होगी, और दो व्यक्ति जो उस वस्तु को खरीदेंगे उसके लिए समान कीमत देंगे। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति कर नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, अगर सरकार द्वारा कहीं पर रोड बनाई गई है तो उस रोड का लाभ जो है सबको मिलेगा, भले ही वो कर उसका चुका रहा हो या ना चुका रहा हो। यानी कि जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं उनका लाभ सबको मिलता है, भले ही उसके बदले में वो सरकार को कुछ दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। द चेयरमैन ऑफ द 11th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वाज केसी पंत, एम खुसरो, यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह। तो जो 11वां वित्त आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे एम खुसरो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग देख लीजिएगा जो वित्त आयोग हैं उनके अध्यक्ष कौन है। कोई भी आपके एग्जाम में कोई से भी वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल अर्थशास्त्री समर्थक थे। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैड फेवर्ड बैलेंस बजट,
डिफिसिट बजट, एक्सेस बजट, ऑल ऑफ द अबव। तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो संतुलित बजट के समर्थक थे। उनका मानना था कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने आय और व्यय दोनों को बराबर रखता है, यानी कि वो आय से अधिक व्यय नहीं करता, इसी तरह सरकार को भी अपने जो व्यय है उन पर नियंत्रण रखना चाहिए और जितनी उनकी आय है उसी के हिसाब से ही उनको व्यय करना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर जे एम केन्स ने मंदी दूर करने के लिए कैसे बजट का समर्थन किया है? हाउ डिड प्रोफेसर जे एम केन्स सपोर्ट द बजट टू ओवरकम द रिसेशन? बैलेंस बजट, डिफिसिट बजट, एक्सेस बजट, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो प्रोफेसर जे एम केन्स थे उन्हें मंदी के समय में किस तरह के बजट का समर्थन किया था? संतुलित बजट का, घाटे के बजट का, अधिक के बजट का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो प्रोफेसर जे एम केन्स थे उन्होंने मंदी दूर करने के लिए घाटे के बजट यानी कि डिफिसिट बजट का समर्थन किया था। प्रोफेसर केन्स का कहना था कि मंदी तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो घाटे का बजट, जिसे कि हीनता प्रबंधन भी कहा जाता है, ये एक उचित व्यवस्था होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मंदी जब हो जाएगी तो उसमें मांग जो होती है वो कम हो जाती है और जिससे क्या होगा, बेरोजगारी फैलने लगती है। जब बेरोजगारी फैलने लगेगी तो एक आपका दूषित चक्र सा बन जाता है जिसमें क्या हो, मांग में कमी आ रही है, इसके से उत्पादन नहीं हो पा रहा, उत्पादन नहीं हो रहा तो रोजगार की व्यवस्था भी कम हुई जा रही है। तो वहाँ पर क्या होता है, सरकार क्या करेगी, शारीरिक व्ययों को बढ़ाएगी। शारीरिक व्ययों को बढ़ाने की वजह से क्या होता है, लोगों की, व्यक्तियों की आय बढ़ती है। जब उनकी आय बढ़ती है तो वो ज़्यादा मांग करते हैं। जब वो मांग ज़्यादा करेंगे तो उत्पादन भी ज़्यादा करना होता है। जब उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाएगा तो वहाँ पर बेरोजगारी भी समाप्त होती है, लोगों को रोजगार मिलता है। क्योंकि उत्पादन करने के लिए हमको श्रमिकों की भी आवश्यकता पड़ेगी तो क्या होगा, उससे रोजगार बढ़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है, एक पूरा चक्र सा चलता है। तो केन्स ने माना था कि मंदी तथा बेरोजगारी दोनों को ही दूर करने के लिए घाटे की वित्तीय व्यवस्था करनी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैच्छिक बेरोजगारी की दशा में केन्स ने किस बजट को उचित बताया है? इन द केस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट केन्स जस्टिफाइड बैलेंस बजट, अनबैलेंस बजट, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अनैच्छिक बेरोजगारी यानी कि कोई रोजगार करना तो चाह रहा है लेकिन उसको रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो उस दशा में केन्स ने किस बजट का समर्थन किया है? संतुलित बजट का, असंतुलित बजट का, दोनों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि जब मंदी और बेरोजगारी हो रही है तो दोनों ही दशाओं में घाटे की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए केन्स ने समर्थन किया था। तो यहाँ पर जो असंतुलित बजट हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, एक आपका बैलेंस हो जाता है, दूसरा अनबैलेंस हो जाता है। अनबैलेंस में जो आएगा वो आपका सरप्लस आ जाता है और डिफिसिट आ जाता है। तो यहाँ पर जो असंतुलित बजट है उसका समर्थन किया था केन्स ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी सरकारों द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान है। द पेमेंट ऑफ लोन गिवन बाय फॉरेन गवर्नमेंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, नाइदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है जो विदेशी सरकार से ऋण लेती है गवर्नमेंट, तो वो किस तरह का व्यय है? आगम व्यय है, पूंजीगत व्यय है, आगम तथा पूंजी व्यय दोनों है, ना तो आगम व्यय है और ना ही पूंजी व्यय है। तो जो विदेशी सरकार से हम लोन दे रहे हैं उसका पेमेंट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा पूंजी व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडवैट का आशय है। मोडवैट स्टैंड्स फॉर मॉडर्न वैल्यू एडेड टैक्स, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, मॉडरेट वैल्यू एडेड टैक्स, नन ऑफ द अबव। तो जो मोडवैट होता है उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।